एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार का नारा उछाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालत इतनी खराब है कि बीजेपी अपने 100 सांसदों का टिकट काटने जा रही है। पहली लिस्ट आएगी अभी और उस पहली लिस्ट में करीब 150 नाम आने हैं, यह खबर आ रही है, और 150 में से 60 से 70 सांसदों का टिकट अभी कट जाएगा। और जब तक बीजेपी की ये लिस्ट पूरी होगी 100 से ज्यादा सांसदों का, और हो सकता है कि संख्या 150 तक पहुंच जाए, नाम बीजेपी काटने वाली है। तो आप बताइए कि एक ऐसी टीम जो कि आपको विश्वगुरु बना रही है, एक ऐसी टीम जिसके सहारे आप 400 पार जीतने का दावा कर रहे हैं, और उस टीम में से आप 100 प्लेयरों को, 150 प्लेयरों को आप बाहर कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहली जो अभी लिस्ट आनी है उस लिस्ट के अंदर किन किन का नाम आया है और कौन कौन से बड़े चेहरे जिनका नाम कटने वाला है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जिस तरह से उछल रहे थे या बीजेपी के बीजेपी के खाते में चले गए थे, बीजेपी के पाले में चले गए, तो जयंत चौधरी उनको भी हाथ में कुछ लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 सीटें महज जयंत चौधरी की, और उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर वो भी नीलबटे सन्नाटे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त में जो हालत है बीजेपी की वो देखने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी की अभी यह हालत है तो 400 पार का दावा, 400 पार का नारा वो फुस हो गया है क्या? और 400 पार का दावा, 400 पार का नारा ये किसके भरोसे पर दिया जा रहा है? फिर जब आपके सांसदों के खिलाफ इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो चुनाव में नहीं आप उतार सकते उनको, तो फिर कैसे हो रहा है ये? तो पहली जो लिस्ट निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से नाम जो है इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले आप ये बड़ी खबर देख लीजिए, 100 सांसदों का टिकट बीजेपी काट सकती है। पुराने चेहरों की जगह पर नए चेहरे उतारने पर बीजेपी का जोर है। वाराणसी सहित करीब 56 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे, यह भी बड़ी खबर है। लखनऊ से राजनाथ सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लोकसभा से सुब्रत पाठक फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली लोकसभा उम्मीदवारों में बड़ा फेरबदल है, 7 में से 5 सांसदों का टिकट काटेगी बीजेपी। और दिल्ली से खबर यह भी है कि अक्षय कुमार को बीजेपी उतार सकती है। 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, और चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सीट पर है। लेकिन देखिए, अक्षय कुमार को भी अगर आम चूसने के लिए यहां पर लाना पड़ रहा है तो सोच सकते हैं कि हालत क्या है। और इसके बाद में जो पहली 15 लिस्ट, ये एक चौंकाने वाली, पहले आप ये देख लीजिए खबर यह है कि जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 6 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ रही है, बाकी सभी सीटों के ऊपर वो अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी बीजेपी, ये तय हो गया है। जयंत चौधरी के लिए 2 सीटें, अनुप्रिया पटेल अपना दल उनके लिए 2 सीटें, संजय निषाद के लिए सिर्फ 1 सीट, ओम प्रकाश राजभर के लिए सिर्फ 1 सीट, और नीतीश कुमार जिनका जन्मदिन भी है, और जन्मदिन के दिन ऐसी खबर नीतीश कुमार तक पहुंच रही है, नीतीश कुमार को 0 सीट जो है वो मिलने जा रही है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि इस बार हम भी थोड़ा सा हाथ पैर आजमाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन बिहार में ही जो है वो नीतीश कुमार को रखा है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं है बीजेपी से। अब नीतीश कुमार हो सकता है कि अपने खुद के उम्मीदवार उतार दे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि, और देखिए इस पर कोई मीडिया सवाल भी नहीं पूछती है कि यहां पर बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में जो लोग रहते हैं, अब बीजेडी और बीजेपी, उड़ीसा की मैं अगर बात बताऊं आपको, बीजेपी और बीजेडी, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, वो विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में साथ साथ।
मतलब अपने उम्मीदवार उतारते लेकिन बाद में समर्थन उनको वहीं पर देना है, वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। और एक दिन चुनाव होता है, एक ही दिन चुनाव होता है नवीन पटनायक का उड़ीसा का, और ये उदाहरण पहला है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। तो ये स्थिति है। अब इसके बाद में 56 सीटें जो है, 56 सीटें उत्तर प्रदेश में, जो पहले नंबर की जो लिस्ट निकल करके आ रही है उसमें 56 सीटें बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में से, और कुछ सीटें और कुल मिलाकर के 150 सीटों पर बीजेपी घोषणा करने जा रही है अपने उम्मीदवारों की। रात को नरेंद्र मोदी जी ने 3 बजे तक इसको लेकर के मेहनत की है। अब देखिए 56 सीटें हैं, जिनमें से कुछ 15 नाम के करीब जो है सामने आए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश में से इन नामों का ऐलान हो सकता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लखनऊ से राजनाथ सिंह का, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे का, अमेठी से स्मृति ईरानी। अब स्मृति ईरानी अमेठी रहेंगी या स्मृति ईरानी रायबरेली चली जाएंगी, यह भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी दोबारा से अमेठी से आ सकते हैं। या अगर उन्होंने आपस में सीट बदल ली कि अमेठी से जो है वो राहुल गांधी की जगह रायबरेली, प्रियंका गांधी को उतार दिया गया और राहुल गांधी रायबरेली चले जाएं, तो फिर स्मृति ईरानी यहीं पर रहेंगी कि वहां जाएंगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन बहुत हद तक संभावना यही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी, और उसके साथ साथ वायनाड से भी वो लड़ेंगे। और उसके बाद में महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं, फतेहपुर से साध्वी निरंजन है, और गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा। तो ये नाम इस वक्त में फाइनल तकरीबन हो गए हैं। इसके बाद में 8वें नंबर पर मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बाल्यान, और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जो अभी अभी बीएसपी से इस्तीफा देकर के आए हैं। अंबेडकर नगर से ही मौजूदा सांसद हैं, इस्तीफा देकर के आए हैं, दोबारा उनको लड़ाने की बात हो रही है। अयोध्या से लल्लू सिंह को जो है वो अयोध्या से उम्मीदवार बनाया जा रहा है दोबारा से, अभी वो अयोध्या से ही सांसद हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी, सहारनपुर से राघव लखनपाल, कन्नौज से सुब्रत पाठक, और एटा से राजवीर सिंह, और अलीगढ़ से सतीश गौतम। तो ये नाम 15-16 नाम जो है वो सामने आ गए हैं, करीब 56 नाम जो है वो सामने आने बाकी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो कुछ और बड़े नाम, वो गोरखपुर से रवि किशन को अभी बताया जा रहा है, लेकिन निरहुआ की सीट फाइनल रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि गुड्डू जमाली वो आजमगढ़ से लड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की सीट पर। तो ये भी अपने आप में जो है रोचक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए जो बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है, बीजेपी के लिए जो बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है वो तकरीबन अब हर जगह से जो बीजेपी के लिए एक दिक्कत आ रही है। और इसीलिए ये देखिए आप, अगला दिल्ली की सीटें, दिल्ली की आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों में से चारों के चारों अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और इसके साथ साथ हरियाणा में एक सीट मिली थी, हरियाणा में भी अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर के एक तरह से देखें तो पहली पार्टी ऐसी कही जा सकती है जिसने अपने 5 उम्मीदवारों को एक ही दिन के अंदर लोकसभा के लिए उनकी उम्मीदवारी घोषित की। इसमें नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, जो कि मौजूदा समय में विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, सोमनाथ भारती, उनको जो है वो दोबारा से लड़ाया जाएगा, लोकसभा के अंदर वो लड़ेंगे इस बार। और इसके बाद में दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान, इनको भी लड़ा रही है आम आदमी पार्टी। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, एक बड़ा नाम है महाबल मिश्रा, एक वक्त में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद रहे, विधायक भी रहे पहले, तो कांग्रेस के सांसद, और अब इनके बेटे जो है वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, विनय मिश्रा, और बेटे के बाद में फिर पिताजी खुद यानी महाबल मिश्रा वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए, और आम आदमी पार्टी ने अब उनको कैंडिडेट बनाया है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि महाबल मिश्रा पुराने कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेसी सांसद रहे हैं, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भी पकड़ है, उसी इलाके से सांसद रहे हैं, तो उसी इलाके में दोबारा से टिकट दी गई है, तो महाबल मिश्रा अपनी सीट निकाल लें, ये कोशिश जो है वहाँ पर की गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महाबल मिश्रा की सीट पर जो है वो बिहार का जो वोटर है वो अच्छी खासी तादाद में है, जो दिल्ली के अंदर रहता है प्रवासी बिहारी जिसको आप कह लीजिए, वो अच्छी खासी तादाद में है, और महाबल मिश्रा जो है वो एक बड़ा नाम है, तो महाबल मिश्रा को यहाँ से उतारा है। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार जो है
अभी मौजूदा विधायक हैं पूर्वी दिल्ली के, और कुलदीप कुमार को यहां से उतारा गया। कुलदीप कुमार के पिता झाड़ू लगाते हैं, एमसीडी के अंदर कर्मचारी हैं और अभी भी झाड़ू लगाते हैं, और अभी भी जो है वो 1989 से वो कार्यरत हैं और अभी भी झाड़ू लगाते हैं। और उन्होंने कई इंटरव्यू जो उनके वायरल हो रहे हैं इस वक्त में, और वो कह रहे हैं कि बेटा अगर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है तो लड़े, अच्छी बात है। पहले पार्षद रहे कुलदीप कुमार, और पार्षद से फिर जो है वो विधायक बने, और विधायक से और अब इनको लोकसभा के अंदर लड़ाया जा रहा है। और कुरुक्षेत्र से, हरियाणा की जो एक सीट मिली है कुरुक्षेत्र, यहां से आम आदमी पार्टी अपने पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को लड़ाने जा रही है। तो ये स्थिति अभी निकल करके सामने आ रही है, ये तस्वीर जो है वो अभी निकल करके सामने आ रही है। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो 400 पार के नारे को क्या बीजेपी नए चेहरे उतार करके पाना चाह रही है? जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, क्या उसी फॉर्मूले के तहत जो है वो यहां पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक बाढ़ आ गई थी, बगावत की एक बाढ़ आ गई थी, लगातार नेता छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। तो क्या उसी तरह से बगावत यहां पर भी देखने को मिलेगी? क्योंकि 100 सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, संख्या जो है 150 तक जा सकती है। ये अगर इतनी बड़े लेवल पर अगर सांसदों के टिकट काटे जाएंगे तो फिर आप यकीन मान करके चलिए कि बीजेपी के लिए राह आसान तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि 150 में से 50 सांसद भी अगर छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, और इतना तो कम से कम आप मान करके चलिए कि 50 से 60 सांसद तो जरूर बगावत करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बगावत करने से लोगों में एक माहौल बन जाता है कि बीजेपी को सारे सांसद छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो बीजेपी का माहौल नहीं है, इंडिया का माहौल है, एनडीए का माहौल नहीं है। कई बार ये भी बन जाता है। और कई बार होता है कि नहीं, ये बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं, कई बार वो भी तस्वीर निकल करके आती है। तो अब सवाल यही है कि जिस तरह से बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काटने जा रही है, नरेंद्र मोदी जी कहां कहां पर किस किस को लड़ाया जाए इसके लिए माथापच्ची कर रहे हैं आधी आधी रात तक जग करके, तो क्या वाकई बीजेपी में कॉन्फिडेंस नहीं है? और जिस टीम के साथ में आपने अभी तक काम किया और आप कह रहे हैं कि हमने तो इतने ढोल पीट दिए हैं, इतना काम किया है, ये सारी चीजें जो आप गिनवा रहे हैं लगातार, तो और उसी टीम को आप बदल दे रहे हैं, तो सवाल यह है कि कैसे जो है फिर ये टीम काम कर रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ टीवी में, कागजों में, अखबारों में वहीं पर काम हो रहा है, या धरातल पर भी कोई काम हो रहा था? और अगर धरातल पर आपके सांसद ही काम नहीं कर पा रहे थे, आपके सांसद आपका भेजा हुआ काम ही नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उनको रखा क्यों था? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, नए चेहरों को लाया जाना चाहिए। राजनीति में कोई सीट किसी की बपोती नहीं होनी चाहिए कि कोई फला व्यक्ति ही किसी सीट से हमेशा लड़ता रहेगा। एक और सीट में आपको बता देता हूं इसके साथ साथ, जो अभी याद आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। और एक और सीट में आपको बता देता हूं जो जिस पर नाम कटने वाला है, प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से नाम कटने वाला है, और शिवराज सिंह चौहान को या तो भोपाल से लड़ाया जाएगा या विदिशा से, जहां पर पहले सुषमा स्वराज लड़ती थी, वहां से जो है वो शिवराज सिंह चौहान को लड़ाया जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान अब दोबारा से जो है वो संसद के अंदर दिख सकते हैं। वैसे अभी मामा नाराज हैं, और मामा को ये मनाने के लिए सारी कवायद हो रही है, या फिर बीजेपी का कोई और प्लान है? इसके बाद में एक और बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं और अपने सहयोगियों को आप सीट नहीं दे रहे हैं, तो आपके साथ में कौन बचेगा? क्या इकलौते नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सारी सीटों को बीजेपी लड़ेगी, या जमीनी नेताओं की कोई पकड़ नहीं है? आप नितिन गडकरी का क्या करेंगे? और ये 75 पार वाले नारे जो बीजेपी कहती कि 75 पार से ऊपर किसी को नहीं देंगे, तो नरेंद्र मोदी की खुद की उम्र जो है इस वक्त में 73 साल है। 73 साल नरेंद्र मोदी जी की उम्र है, और नरेंद्र मोदी जी अब चुनाव फिर क्या 2 साल के लिए लड़ रहे हैं, या इस बार जो है वो खुद ही अपने आप बाहर हो जाएंगे जब सरकार ही नहीं बनेगी? तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक 400 पार का जो नारा उछाला गया, ये ऐसा लगता है कि वोटरों के ऊपर एक हवा बनाने के लिए कि देखिए 400 पार बोलेंगे तो कम से कम जो है वो 300 के आसपास तो हो ही जाएगा। मुझे याद आता है अमित शाह जी ने, उनका खुद का गृह राज्य है, और अमित शाह चाणक्य चाणक्य जो है उनको बीजेपी बोलती है, उन्होंने गुजरात के अंदर
गुजरात के अहमदाबाद सीट से जो है वो खुद जीत करके आते हैं। वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए 150 पार का नारा दिया, और 150 पार के नारे तो छोड़िए आप, बीजेपी 100 पार नहीं कर पाई। बीजेपी की सुई जो है वो 99 पर अटक गई और कांग्रेस 77 तक पहुंच गई। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात आपको बता रहा हूं मैं। तो एक जबरदस्त तरीके से जो है वो माहौल बनाने की कोशिश होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि असली हकीकत क्या है। इसी तरह से 75 पार का नारा दिया गया हरियाणा के अंदर। 90 सीटें हैं हरियाणा में विधानसभा के अंदर, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 90 में से 75 पार का नारा हरियाणा के अंदर दिया गया, और 75 पार के नारे में से बीजेपी की हालत यह हुई कि बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, और बीजेपी को फिर बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, दुष्यंत चौटाला का सहारा लेना पड़ा। जो दुष्यंत चौटाला उस वक्त में विधानसभा के अंदर नारा दे रहे थे कि बीजेपी को जमुना पार छोड़ करके आएंगे, और वही उन्हीं की गोदी में जाकर के जो है वो बीजेपी को बैठना पड़ा, उनको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। तो कई बार नारे इस तरह से गढ़े जाते हैं। मुझे याद है कि एबीपी न्यूज चैनल है, उसने 82 सीट दिखा दी थी बीजेपी के लिए। 90 में से विधानसभा के अंदर 82 सीट। तो ये टीवी के जरिए बीजेपी अपने आप से खुद से पूरा माहौल बनाने की इस वक्त में कोशिश में लगी हुई है कि हम ऐसा माहौल बना दें कि 400 नहीं 450 सीट आ रही है। लेकिन आखिरी में जनता तय करती है। ये टीवी अखबार सबको पता है कि अब इनकी कितनी विश्वसनीयता बची है, कितने लोगों जो है इन पर विश्वास करते हैं। सबको पता है कि टीवी अखबार किसके कहने पर कहां से कैसे चल रहे हैं, कौन सा एंकर है, किसके अंदर कितनी हिम्मत है कि बेरोजगारी के ऊपर 4 खबर भी कर पाए। और सोचिए कि 400 पार 400 पार 400 पार की डिबेट इसीलिए है कि 400 पार 400 पार 400 पार का नारा दिया जाता रहे, और उसमें दूसरे लोग जो हैं या ओपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो ये कहते रहे कि नहीं 400 नहीं आ रही है, इनकी 400 नहीं आ रही है, वो कहे कि 400 आ रही है। बस इसी में एक कहे कि नहीं आ रही है, एक कहे कि आ रही है, इसी के अंदर चुनाव खत्म हो जाए। और चुनाव इस बात पर कभी नहीं आ पाए कि 10 साल आपकी सरकार हो गई है। 10 साल एक बहुत मुकम्मल समय होता है, एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी देश के लिए, कि जो जो वो चाहता है वो अचीव कर सकता है। लेकिन क्या 2 करोड़ नौकरियों की जो बात कही गई, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार आज बीजेपी गिनवा सकती है। छोड़ दीजिए 15 लाख रुपए, वो तो एक ऐसा जुमला बोला गया जो सबको पता था कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन माहौल बना दिया गया साहब। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो नौकरियों की बात कम से कम कि चलिए नौकरियों की जो बात बोली गई, तो 2 करोड़ के हिसाब से आज 20 करोड़ नौकरियां क्या देश के अंदर है? यह सवाल है कि 20 करोड़ नौकरियां क्या पिछले 10 साल के अंदर दी गई है? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जीवित रख रही है। 20 करोड़ नौकरियां जहां पर होती तो 20 करोड़ लोग 80 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक आदमी की अगर नौकरी लगती है तो एक आदमी कम से कम जो है वो 4 से 5 लोगों का भरण पोषण तो अपने आप कर लेता है। अगर 20 करोड़ नौकरियां दी गई होती तो 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं देना पड़ता। सीधा सा गणित यही है कि 20 आदमियों को नौकरी मिलती है तो 20 आदमी 80 आदमियों को अपने आप खाना पीना कर लेंगे। नहीं दी आपने नौकरियां, यह सच्चाई है। यह आपकी रिपोर्ट कहती है कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी के सरकार में रही। तो ये सारी चीजें इस वक्त में मुंह बाए खड़ी है, और ऐसे में बस बीजेपी एक ही चीज लेकर के चल रही है, टिकट काट दो, नए चेहरे ले आओ, और इसी में बस नया चेहरा आ गया है, पुराना नहीं है, नया हो गया है, ये हो गया है, उसको ले आए हैं, उसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया। बस इसी उधेड़ बुन के अंदर, इसी रस्साकसी में और इसी डिबेट के अंदर पूरा चुनाव जो है बहा ले जाए। डिबेट कभी इस पर आए ही नहीं कि चुनाव में पिछले वादे कितने पूरे हुए हैं, जो 2014 में 2019 में जो वादे किए गए वो कितने पूरे हुए हैं। डिबेट कभी इस पर आ ही नहीं पाएगी। डिबेट सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो बहरहाल अभी जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश बीजेपी की कितनी कामयाब होती है, और जनता क्या अभी भी राजनीतिक पार्टियों के इस खेल को नहीं समझ पाई है कि ये जो नारे दिए जाते हैं, नारे गढ़े जाते हैं,
क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो अपना माहौल बना सके, या ये 400 पार से जनता का कोई भला होने वाला है? जनता तो ये सवाल जरूर पूछेगी जब लोग ये लोगों के बीच में जाएंगे कि आपने अपने 100 सांसदों के 150 सांसदों के टिकट क्यों काट दिए। जनता तो ये सवाल पूछेगी। और अब 400 सांसदों का हम टिकट वो जितवा भी दें तो हमको क्या मिलेगा? अभी तक महंगाई बेरोजगारी में हमें क्या मिला है? तो जनता तो ये सवाल पूछेगी। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।